साथियों, आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में पीसीएस मंत्रा द्वारा आयोजित टेस्ट श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राज्यों में अनुच्छेद 356 के तहत लगाए जाने वाले राष्ट्रपति शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें विकल्प 1 है, यह उद्घोषणा संसद के साधारण बहुमत से अनुमोदित की जाती है। इस उद्घोषणा की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की हो सकती है। इस उद्घोषणा का मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं राज्यों में अनुच्छेद 356 के तहत लगाए जाने वाले राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणा होती है, संसद के साधारण बहुमत से अनुमोदित की जाती है, यह कथन भी सही है। इस उद्घोषणा की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की हो सकती है, यह भी सही है। इस उद्घोषणा का मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह कथन भी सही है। इस प्रकार हमारा विकल्प डी 1, 2 तीनों सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 36 पर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति या आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो इसमें शीतलवाड़ समिति, वेंकटचलैया आयोग, राजमन्नार समिति, तारकुंडे समिति। तो इसका विकल्प होगा डी तारकुंडे समिति, जिसका संबंध जो है हमारा केंद्र राज्य से नहीं है। देखिए, तारकुंडे समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। किससे है ये? चुनाव सुधार से है। ये है चुनाव सुधार से। बाकी तीनों ऊपर की समितियां हमारी जो है यह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 37 पर। कथन एक अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार संसद को है। इस परिषद का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, इनमें से दोनों कथन ही हमारे क्या हैं? असत्य हैं। दोनों कथन क्या हैं? असत्य हैं। यह कथन भी सत्य है, यह कथन भी सत्य है। अगर इसको देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है। अब अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। ये संसद को न होकर के किसको है? राष्ट्रपति को है। अब इस परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इस परिषद का अध्यक्ष राष्ट्रपति न होकर के कौन होते हैं? भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 38 पे। प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री। तो इसका विकल्प है गृह मंत्री। अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है तथा राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन से 1 वर्ष के लिए उस अंचल के आंचलिक परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 39 पे। भारत के किस राज्य द्वारा 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था को अपनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और नागालैंड। तो हमारा विकल्प है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के द्वारा जो है 4 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की गई है, जिसमें ग्राम पंचायत है, अंचल पंचायत है, आंचलिक परिषद है और जिला परिषद है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 40 पे। संसद को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति है। पंचायत के सभी स्थान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भरे जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से जो कथन गलत है, देखिए, संसद को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति है, जो कि गलत है। अब पंचायत के सभी स्थान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भरे जाते हैं, यह भी गलत है। क्यों?
क्योंकि देखिए राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति है। यह संसद को न होकर के किसको है? राज्य विधानमंडल को है। अब पंचायती राज्य राज्य सूची का विषय होता है। पंचायतों के सभी स्थान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से न भरकर ये किसके माध्यम से भरे जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भरे जाते हैं। इस प्रकार इसका हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? सी। एक और दो दोनों गलत हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 41 पे। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो जैसा कि हम जानते हैं कि पंचायतों के गठन की सिफारिश अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। विकल्प ए सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 42 पे। उपराष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जो कि गलत है। उपराष्ट्रपति का पद ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं। उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान यूएसए के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा द्वारा लाया जाता है, जो कि गलत है। राज्य विधान परिषद के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, यह विकल्प हमारा सही है। उपराष्ट्रपति के राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है, यह भी गलत है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 43 पे। राष्ट्रपति की आत्यांतिक वीटो शक्ति मंत्रिमंडल के इच्छाधीन के अधीन होती है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की आत्यंतिक वीटो शक्ति मंत्रिमंडल के इच्छाधीन होती है। इस वीटो शक्ति का प्रयोग सामान्यतः गैर सरकारी विधेयकों के संबंध में किया जाता है, यह भी सत्य है। इस प्रकार हमारा कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 44 पे। भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए विधि या सार्वजनिक मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय को मानने को बाध्य होता है राष्ट्रपति, यह कथन बिल्कुल गलत है। वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है, यह भी गलत है। उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाता है, यह कथन हमारा सही है। उसे संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार नहीं होता है, गलत। उसे संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार होता है। क्योंकि राष्ट्रपति के इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है, जो है कि राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती हैं और उच्चतम न्यायालय से विधि और सार्वजनिक मामलों के प्रश्नों पर राय ले सकता है, लेकिन उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है। इस संबंध में राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं होता है कि राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा सत्रावसान करने का अधिकार होता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 45 पर। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि यह यदि प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी मंत्री को पदच्युत किया जाता है, तब मंत्रिपरिषद का विघटन नहीं होता है। इस प्रकार हमारा विकल्प बी सही है। आते हैं प्रश्न संख्या 46 पर। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत किया गया है। अब जो है अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युति का प्रावधान करता है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 47 पर।
प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री को अनिवार्य रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल गलत। वह राज्यसभा व लोकसभा से किसी भी अ, कि, अ, कि, अ, वह लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। राष्ट्रपति अपने इच्छा अनुसार प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है, बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति उसके पद से तब तक नहीं हटा सकते हैं जब तक कि उसे विश्वास लोकसभा में उसको विश्वास प्राप्त हो, और प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के बाद मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। यह कथन बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमारा विकल्प सी सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 48 पे। भारत के महान्यायवादी के पद का सृजन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो भारत के महान्यायवादी का पद का सृजन अनुच्छेद 86 के अंतर्गत किया गया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 49 पे। महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई के अधिकार होते हैं, यह बिल्कुल सही है। उसे संसद की आम बैठकों में भाग लेने का अधिकार है, संयुक्त बैठक में नहीं, यह गलत है। वह संसद की किसी भी बैठक में भाग ले महान्यायवादी संसद की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन उसे वहां पे मत देने का अधिकार नहीं है। वह संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है, वह मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, गलत है। इस प्रकार हमारा विकल्प ए केवल एक सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 50 पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अनुच्छेद 79 लोकसभा की संरचना। देखिए, अनुच्छेद 79 लोकसभा की संरचना से संबंधित न होकर के यह संबंधित है संगठन से, लोकसभा के संगठन से। अनुच्छेद 85 जो है संसद के दो सदनों की अवधि नहीं, ये संसद के सत्र हैं और सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष, यह कथन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 102 इसमें क्या है, संसदीय विशेषाधिकार नहीं। 102 जो है यह सदस्यों की निर्भरताएं हैं, किससे संबंधित है? सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 51 पे। संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो ये है हमारा 31वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें होता क्या है कि 31वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 81 में संशोधन करके लोकसभा के सदस्यों की, इसमें संशोधन किसमें किया गया था? अनुच्छेद 81 में संशोधन करके लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया, तथा साथ में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व 25 से हटाकर 20 कर दिए गए थे। आते हैं प्रश्न संख्या 52 पर। लोकसभा अध्यक्ष के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारित करता है, यह गलत है। वह अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, यह कथन सही है। अब देखिए, अब आते हैं प्रश्न संख्या 53 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, यह कथन गलत है। धन विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, यह गलत है। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने के पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है।
बिल्कुल सही। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, गलत है। इसका विनिश्चय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 54 पे। निम्नलिखित में से किस विधेयक या मांग के माध्यम से संचित निधि से धन निकाला जाता है? तो संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सा विधेयक लाया जाता है? तो वो है विनियोग विधेयक। अब देखिए, विनियोग विधेयक किसमें है? अनुच्छेद 114 में। अब अनुच्छेद 114 में कहा गया है कि संचित निधि से कोई धन विनियोग विधेयक द्वारा ही निकाला जा सकता है। विनियोग विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अनुदान मांगे तथा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय विनिर्दिष्ट होते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 55 पर। निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव के पारित हो जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना होता है? निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव के पारित हो जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो वो है कटौती प्रस्ताव। अब कटौती प्रस्ताव के पारित हो जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। बजट की मांगों में कटौती हेतु रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। लोक अब लोकसभा में कटौती प्रस्ताव के पारित होने का मतलब होता है सरकार के प्रति अविश्वास, और अगर अविश्वास कटौती प्रस्ताव को स्वीकृति देना पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। और इस स्थिति में प्रत्येक सरकार को, अगर कटौती प्रस्ताव मंजूर हो गया, तो प्रत्येक सरकार को अपना जो है त्यागपत्र देना पड़ता है। आते हैं प्रश्न संख्या 56 पर। संसदीय समितियां वर्तमान व्यवस्था का अपरिहार्य व अभिन्न अंग हैं। संसद विधायी कार्यों को संपन्न करने तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य इन समितियों के माध्यम से करती है। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। अब इसमें देखिए, कथन सही है, कारण गलत है, गलत। देखिए, संसदीय समितियां जो हैं वर्तमान व्यवस्था का अपरिहार्य व अभिन्न अंग है, यह कथन सही है। क्यों? क्योंकि संसद विधायी कार्यों को संपन्न कराने तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य इन समितियों के माध्यम से करता है। इस प्रकार हमारा कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 57 पे। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति को अनुमान करने वाली वित्तीय समिति कहा जाता है? तो अनुमान करने वाली वित्तीय समिति प्राक्कलन समिति को कहते हैं। इस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। यह सबसे बड़ी समिति होती है। इस समिति का गठन लोकसभा में किया जाता है। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 58 पर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार जो है सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट, ये सही है। कार्यवाही के संचालन के मामले में निर्णय हेतु नियम बनाना, बिल्कुल गलत। कार्यवाही से अतिथियों को बाहर करना, बिल्कुल गलत। चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, बिल्कुल गलत। अब आते हैं प्रश्न संख्या 59 पर। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभाओं के सभी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, गलत है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सभी प्रतिनिधियों द्वारा न कर करके सिर्फ और सिर्फ वे प्रतिनिधि उसके जो है कि विधानसभा के सभी प्रतिनिधि न होकर के उसके सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। अब कथन 2 है, यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, सही। इस प्रकार विकल्प डी केवल 2। प्रश्न संख्या 60। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान से निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया गया है?
तो किसके स्थगन प्रस्ताव के? देखिए, ध्यानाकर्षण जो है आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की नवीन संकल्पना है। इसमें प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। यह संकल्पना भारत की देन है। इसमें सदस्यों को अविलंबनीय लोक महत्व के विषय में सरकार की विफलता अथवा उसके द्वारा की गई अपर्याप्त कार्यवाही सामने लाने का अवसर मिलता है। यह स्थगन प्रस्ताव के समान ही होता है, परंतु इस प्रस्ताव में निंदा का कोई पक्ष नहीं होता है। आते हैं प्रश्न संख्या 61 पर। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, इसने केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। इसने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया था। इसके द्वारा 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। उपर्युक्त कथनों में सही कथन का चुनाव करें। इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था एवं केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ किया गया था। यहाँ क्या था? प्रांतों में समाप्त किया गया था और केंद्र में प्रारंभ किया गया था। इसने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया, गलत। इसने प्रांतों में द्वैध प्रणाली का समापन किया था। इसके द्वारा 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। यह भी हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि 11 न होकर के कितने राज्यों में हुआ था? 6 राज्यों में हुआ था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 62 पर। सर्वाधिक विधानसभा सदस्य संख्या वाले शीर्ष राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका अवरोही क्रम है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार। अब आते हैं प्रश्न संख्या 63। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। प्रश्न संख्या 64। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो ये संविधान के भाग 5 में दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 65। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो अनुच्छेद 129। प्रश्न संख्या 66। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 32 आता किसके अंतर्गत है? यह मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। आते हैं प्रश्न संख्या 67 पर। निम्नलिखित में से किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 229 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ ग्रहण करते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 68 पर। निम्नलिखित में से किसने संविधान के नीति निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है? तो नीति निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहने वाले ग्रेनविल ऑस्टिन हैं। प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रबंध करता है? तो अनुच्छेद 335। प्रश्न संख्या 70। भारतीय नागरिकता का त्याग किस प्रकार से हो सकता है? किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर बिल्कुल भारतीय नागरिकता का त्याग हो जाएगा। नागरिकता त्याग करने पर यह भी सही है। भारत सरकार द्वारा वंचित करने पर यह भी सही है। इस प्रकार उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 71।
निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ एक अधिकार कौन से मौलिक अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? और इसके अंतर्गत प्रवर्तित कैसे होंगे? इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा रीट जारी किया जाता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 72 पे। पर्यावरण को बेहतर बनाना, जंगल और वन्य जीवन की रक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो ये अनुच्छेद 48 ए, राज्य के नीति निदेशक तत्व। प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संविधान की संघीय विशेषताएं हैं? एकल सरकार गलत, एकल नागरिकता गलत, शक्तियों का विभाजन सही, स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल सही। इस प्रकार विकल्प बी 3 एवं 4। अब आते हैं प्रश्न संख्या 74 पर। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है? देखिए, प्रमुख लाभ है कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, बिल्कुल गलत। यह नीति की निरंतरता प्रदान करने एवं अधिक दक्ष है, यह भी गलत है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है, बिल्कुल सही। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है, बिल्कुल गलत। सरकार के अध्यक्ष को जो है बिना निर्वाचन के भी बदला जा सकता है। आते हैं प्रश्न संख्या 75 पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? तो वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ पूर्णतः सूचित करना अथवा मंगवा लेना होता है। यह रीट अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों को वरिष्ठ न्यायालय को भेजने का निर्देश दिया जाता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 76। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो वो हमारा है 7वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन। अधिनियम कब लाया गया था? 1956 में लाया गया था। और इस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 77। अब इसमें सही सुमेलित कौन सा है? संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 330 गलत। यह कितना है? अनुच्छेद 315। महाधिवक्ता अनुच्छेद 332 बिल्कुल गलत। 165। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 यह सही है। भारत का उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 350। तो भारत का उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124। प्रश्न संख्या 78। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है? अनुच्छेद 111। प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, सही है। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, सही। वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति बाध्यकारी होती है, यह कथन क्या है? गलत है। इस प्रकार हमारा कथन डी सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 80 पे। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है?
अनुच्छेद 40 सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, गलत है। यह किससे संबंधित है? यह ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 43 कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, गलत है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अब अनुच्छेद 48 अनुसूचित जातियों के हितों का संवर्धन, गलत। यह क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन। अब अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, सही। आते हैं प्रश्न संख्या 81 पर। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पदत्याग कर सकता है, सही है। उसे अनुच्छेद 66 के तहत महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, गलत है। उसे उसके पद से केवल उसी रीति या आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति या जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। इस पे महाभियोग नहीं लगाया जाएगा। 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व ही पद रिक्त हो जाएगा, बिल्कुल सही। इस प्रकार हमारा कथन डी 1 और 3। प्रश्न संख्या 82। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी है जिसके संबंध में क्या सही नहीं है? भारत का महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, यह कथन सही है। अपने पद के आधार पर महान्यायवादी को संसद सदस्य के विशेषाधिकार हैं, यह भी सही है। महान्यायवादी को केवल राज्यसभा में बोलने तथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, यह कथन गलत है। महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है और उसकी कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, उसे केवल वहां मत देने का अधिकार नहीं होता है। अब विकल्प डी, महान्यायवादी भारत सरकार के विरुद्ध न तो सलाह दे सकता है और न ही भारत सरकार के विरुद्ध वकालत कर सकता है, यह कथन भी सही है। प्रश्न संख्या 83। राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। लोकसभा का सदस्य नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए, गलत है। उसे लोक लोकसभा सदस्य की नियुक्ति का होने की योग्यता उसको नहीं चाहिए होती है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, यह कथन भी सही है। इस प्रकार हमारा पहला और तीसरा विकल्प ये सही है।